माय नेम इज़ देवांश नोडेल, आई एम फ्रॉम लॉ कॉलेज देहरादून। सो पहले मैं आपको वुमेन पावर सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वुमेन पावर सोसाइटी एक नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी है जो चिल्ड्रन एंड वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करती है और जिसे 10 साल पहले मिस मोनिका अरोड़ा जी ने बनाया था। तो मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये बेसिक राइट होते हैं जो कि किसी सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये फंडामेंटल राइट्स जो इंश्राइंड है वो आर्टिकल 12 to 35 में है, तो 12 to 35 से है, विच इज़ इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जनरली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, नॉट अगेंस्ट एनी पर्सनल और एनी इंडिविजुअल। अब फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स की पर्सन की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करते हैं। और जब हम बात करते हैं DPSPs की, तो DPSPs जो है आपका वो सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को सिक्योर करता है। जो फंडामेंटल राइट्स है इंडिया में वो इंस्पायर्ड है अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की डेफिनेशन। तो आर्टिकल 12 में आपको 4 चीज़ें या 4 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आर्टिकल 12 में 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं स्टेट की डेफिनेशन में। पहला एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एंड थर्ड लोकल अथॉरिटीज़, एंड फोर्थ अदर अथॉरिटीज़। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जब हम इसकी बेयर प्रोविज़न की बात करते हैं तो वहाँ एक दो वर्ड लिखा है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव नेचर की है, ना कि एग्जॉस्टिव नेचर की, ठीक है। तो यहाँ टर्म है लोकल अथॉरिटीज़। तो लोकल अथॉरिटीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, पर ये डिफाइंड है जनरल क्लॉसेज एक्ट में सबसेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉसेज एक्ट, जिसमें इंक्लूडेड है आपका म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। तो और जब हम अदर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं ये भी ऐसे डिफाइन नहीं है। ये जनरली जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू में पता चलता है, जो डिसीजंस कोर्ट के होते हैं, ठीक है। लाइक सुखदेव वर्सेस भगत राम में हमें ये पता चला, इस केस में हमें ये पता चला कि LIC एंड ONGC जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। यहाँ आर्टिकल 12 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इसका आंसर हम एक केस के थ्रू समझते हैं। इसका आंसर क्या है? AR एंटोले वर्सेस RS नायक के केस में ये कहा गया कि जब जुडिशरी अपना नॉन जुडिशल फंक्शन करती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, और जब जुडिशल फंक्शन करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो नाउ अब आर्टिकल 13 पे आते हैं जल्दी से। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात करता है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जनरली ये प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। क्लॉज 1 जो है इसका आर्टिकल 13 का, वो कहता है कि संविधान बनने से पहले के जितने भी लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से इनका कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी मिलती है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड या वॉइड कम्प्लीटली, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली ये हम क्लॉज 2 पे बात करते हैं। तो क्लॉज 2 भी ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता है।
तो हम इस क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड से हम एक चीज़ निकल के आती है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो कोर्ट्स पे है, ठीक है। आर्टिकल 13 में 2 इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये क्या होते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या किसे कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जब कोई, इसे ऐसा समझते हैं, जब कोई लॉ बनता है, कोई लॉ अगर बना है उसमें अगर किसी कोई पोर्शन अगर कोई गलत है तो उस पोर्शन को ही निकाल दिया जाता है, ना कि पूरा लॉ को वॉइड कर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि जब कोई लॉ बना है, कोई भी लॉ अगर बना है तो उसमें अगर कोई भी पोर्शन या कोई भी सेक्शन प्रोविज़न अगर कुछ गलत है तो सिर्फ उस ही सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, उससे निकाल दिया जाता है, उस एक्ट से निकाल दिया जाता है, एज इट इज़ रखा जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? कभी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की जब बात करते हैं हम इसकी, तो ये बात करता है कि जब कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होता है तो फॉर द टाइम बिंग उसको फंडामेंटल राइट्स से ओवरशैडो किया जाता है, नॉट कम्प्लीटली, मीन्स नॉट हमेशा के लिए नहीं किया जाता है इसे फिर से फॉर द टाइम बिंग इसको किया जाता है। उसके बाद जब इस एक्ट में जो वो ख़राब एक्ट है, जो जिसमें प्रॉब्लम है, जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, जब वो एक्ट बाद में जाके सही हो जाता है किसी अमेंडमेंट के थ्रू, तब ये एक्लिप्स जो है हट जाता है। तो आर्टिकल 14 पे आते हैं। तो आर्टिकल 14 जनरली 2 चीज़ों की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी की बात करता है नेशन में। बट अब जब हमने मैंने आपको ये टॉपिक बताया, 2 चीज़ें बताई कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? यानी एक लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहती है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कोई भी ऊपर नीचे नहीं है लॉ की नज़रों में। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, जो इक्वल्स हैं उनमें इक्वलिटी। नाउ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कुछ सर्टेन ग्राउंड्स में। वो ग्राउंड्स है 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन ग्राउंड्स पे स्टेट जो है वो किसी भी मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक क्लॉज है, क्लॉज 3 ऑफ दिस आर्टिकल 15, जो बात करता है कि वो जो पार्लियामेंट है वो स्पेशली लेजिस्लेट कर सकती है इन मैटर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो इससे पता चलता है, तो ये एक पता चलता है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर इस क्लॉज में है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो फिर आप यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस की राइट्स के बारे में बात करते हैं। क्लॉज 4, 5 एंड 6 जो बात करता है बैकवर्ड क्लासेस की, उनकी राइट्स के बारे में, यानी पार्लियामेंट स्पेशली उनके लिए लेजिस्लेट कर सकती है, उनके फॉर द वेलफेयर ऑफ देम। ठीक है। तो हम फिर अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ जो ग्राउंड्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, थोड़े 2 ग्राउंड्स और बढ़ जाते हैं, वहाँ 5 से यहाँ 7 ग्राउंड्स हैं। यहाँ 7 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की,
जो हमें कुछ सर्टेन फ्रीडम्स कुछ फ्रीडम्स जो है हमें ग्रांट करता है। तो क्लॉज फर्स्ट ए में ये कहता है कि तो आर्टिकल 19 हमें कुछ फ्रीडम ग्रांट करता है जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड वन इज़ फ्रीडम टू असेंबल पीसएबली विद एंड विदाउट आर्म। थर्ड है आपका फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। चौथा है आपका फ्रीडम राइट टू मूव फ्रीली। एंड थर्ड है आपका फिफ्थ है आपका राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड सिक्स्थ है आपका राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और फ्रीडम ऑफ बिजनेस। तो आर्टिकल 19 हमें भले कुछ फ्रीडम ग्रांट करता है, पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है जो कि क्लॉज 2 से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें जैसे आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है राइट है, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं और एक्सेप्शन ये हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो रेस्ट्रिक्शन ये हैं तो कुछ उसमें नो रेस्ट्रिक्शन दी है। अब आर्टिकल 20 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं, यानी कोई किसी अक्यूज्ड को अगर सज़ा मिल चुकी है, ठीक है, उसको सज़ा मिल रही है तो और बाद में अगर कोई सज़ा, पर लेकिन ये क्लॉज इस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से प्रोटेक्शन देता है। तो सेकंड क्लॉज बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, यानी फॉर द सेम ऑफेंस 2 बार किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर थर्ड बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी जो अक्यूज्ड है वो अपना बचाव कर सकता है, वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। लाइक पुलिस सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो वो पुलिस पुलिस स्टेटमेंट है जो वहाँ पुलिस में अक्यूज ने स्टेटमेंट दिया है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट्स के द्वारा। तो आर्टिकल 12 3 कीवर्ड्स, इसमें 3 मेन कीवर्ड्स है, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लाइफ में जनरली इंक्लूडेड क्या है, लाइफ में हेल्थ एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है, एजुकेशन इंक्लूडेड है, आपका लिवलीहुड इंक्लूड है और प्राइवेसी इंक्लूडेड है एंड राइट टू गेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। और जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो हम इसे 2 केसेस समझ सकते हैं, ए के गोपालन वाले केस, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस केस में मैं आपको पहले फैक्ट बताता हूँ। इस केस में ए के गोपालन को डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, और जो अपना डिटेंशन है ए के गोपालन ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि आप किसी की लिबर्टी को इन्फ्रिंज सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हैं, उसको फिजिकली रेस्ट्रेंट कर सकते हैं या कॉर्शन के केस में, ठीक है। पर उसके बाद इन मेनका गांधी केस ये जो डिसीजन था कोर्ट ने ओवररूल कर दिया गया है और वहाँ टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी की बात कही। अब बात करते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की। जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका का, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। पर लेकिन अलादी कृष्णा अय्यर ने कहा
कि बाद में जब हमें सोशल लेजिस्लेशन करने होंगे तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमने ये प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ अडॉप्ट किया। तो अब आते हैं तो मेरे सजेशन पे। तो इंडिया में क्या होता है कि लोग अपने राइट्स को जानते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से और लोग जानते हैं। यानी वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं अपने राइट्स के बारे में, सिर्फ कुछ कुछ ही राइट जान पाते हैं और आधे अधूरे ही राइट जान पाते हैं अपने। तो मैं चाहता हूँ कि वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स हों जिससे कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जान पाएँ। और सेकेंडली होता क्या है कि कोर्ट के चलते या कोर्ट फीस के चलते कुछ लोग गरीबी के कारण वो केस ज़्यादा नहीं लड़ पाते हैं कोर्ट में, और उनका फंडामेंटल राइट्स और जो उनकी रेमेडी हो उन्हीं के रेमेडी रह जाती है, वो उन्हें मिल नहीं पाती है अच्छे से। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो इस चीज़ में अपना ध्यान दे, और जिससे कि उन्हें एडिक्वेट रेमेडी मिल पाए। तो ये थे सब कुछ बेसिक राइट्स थे, कुछ फंडामेंटल राइट्स थे और इम्पोर्टेंट राइट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब बारी है कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट राइट्स हैं किसी भी नेशन में, और बिना फंडामेंटल राइट्स के जो लाइफ है वो एक एनिमल लाइफ की तरह है। तो ये अच्छा होगा कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, उन्हें पहचानें और लड़ें उस चीज़ों के लिए कि हमारा अधिकार क्या है, जिससे कि पहले तो ज्ञान लें इस चीज़ के बारे में कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, फिर लड़ें उस बारे में। अगर कोई अधिकारों का हनन होता है हमारा तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आया होगा।